जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RBSC मेवाड़ क्लासेज में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7 विभिन्न परिवेशों में मानव जीवन सेकंड भाग। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। प्राकृतिक परिस्थितियाँ हमारी आजीविका के अलग अलग अवसर प्रदान करती हैं। पृथ्वी पर मौजूद विभिन्न स्वरूप और पर्यावरण हमारा आवास बनाते हैं। कुछ लोग पहाड़ों में रहते हैं तो कुछ लोग मैदानों में, तो कुछ लोग जंगलों में रहते हैं। वहीं कुछ लोग रेगिस्तान में रहते हैं तो कुछ लोग समुद्र के तटीय इलाकों में रहते हैं। नदियों द्वारा पोषित मैदानों की उपजाऊ मिट्टी में लोग खेती करते हैं। वहीं रेगिस्तानों में न ही उपजाऊ भूमि होती है और न ही पर्याप्त पानी। ऐसी दिशा में मैदानों की तुलना में रेगिस्तान में खेती बहुत कम होती है। लोग पशुपालन करते हैं। समुद्र के समीप रहने वाले लोगों के आय का साधन जल है। इस प्रकार अलग अलग प्राकृतिक परिवेश में लोग भिन्न भिन्न आजीविका के साधन जुटाते हैं। आजीविका के स्रोत न केवल अपने परिवेश से प्रभावित होते हैं अपितु अपने पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार मानव तथा प्रकृति के मध्य अंतक्रिया अनूठे मानवीय भूदृश्यों को जन्म देती हैं। प्राकृतिक भूदृश्यों के विपरीत इन मानवीय भूदृश्यों में हमारे गांव, शहर, खेत खलिहान, कुएं, बावड़ियाँ, मोटर गाड़ी, कल कारखाने, धार्मिक स्थल आदि सम्मिलित हैं। विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में लोग किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं, आइए हम इस अध्याय में नदी निर्मित एवं तटीय मैदानों में मानव जीवन की दशाओं का अध्ययन करते हैं। मैदानी प्रदेश में मानव जीवन। हमारे देश के उत्तरी पर्वतीय और प्रायद्वीप पठार के मध्य गंगा यमुना का विशाल मैदान स्थित है। यह नदी द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित उपजाऊ क्षेत्र हैं। भौतिक दशाएं। यह भारत का सबसे उपजाऊ मैदान है। इन्हें 4 भागों में बांटा जाता है। हिमालय पर्वत के निचले भागों में जहां कंकड़ पत्थर अधिक पाए जाते हैं वह भाबर कहलाता है। यहाँ नदियाँ भूमिगत हो जाती हैं। इसके निकट की दलदली क्षेत्र पाया जाता है जिन्हें तराई प्रदेश कहते हैं। नदियों द्वारा बिछाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मैदानों को बागर कहा जाता है तथा नवीन जलोढ़ मिट्टी के मैदानों को खादर कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी बहुत पड़ती है तथा वातावरण उमस भरा रहता है। शीत ऋतु में लहर चलती है। किसी सामान्य मैदानी इलाकों की तरह यहाँ वर्षा अच्छी होती है। दोस्तों, मैदानों में स्थित खेतों का दृश्य आप चित्र में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्षा अच्छी होती है, इस कारण से यह भूमि जल भी कम गहराई पर ही मिल जाता है। शीतकाल में पश्चिमी चक्रवातों से कभी कभी वर्षा हो जाती है। वनस्पति। इस क्षेत्र में पहले काफ़ी वनस्पति पाई जाती थी किंतु आबादी एवं कृषि कार्य बढ़ने के कारण यहाँ के वनों में कमी आई है। पॉपुलर, साल समेत शीशम, बबूल, हल्दू एवं कई प्रकार की घास पाई जाती हैं। पॉपुलर का उपयोग प्लाईवुड बनाने में होता है। आर्थिक क्रियाएं। मैदानों की भौगोलिक स्थिति कृषि को बढ़ावा देती हैं। यहाँ की उपजाऊ मिट्टी के कारण अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहती है। साल भर खेती होती है और 3 फसलों को आराम से यहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। वर्षा ऋतु में चावल, मक्का, बाजरा, उड़द, गन्ना आदि बोया जाता है। वहीं सर्द ऋतु में गेहूँ, सरसों और बरसीम की अच्छी पैदावार होती है। वैसे तो यहाँ मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि कोई भी फसल उगा सकते हैं। इन फसलों में मक्का और बरसीम का उपयोग जानवरों की खुराक के रूप में उपयोग होता है। यहाँ गन्ने की फसल भी उगाई जाती है जो चीनी कारखानों में चीनी तथा गुड़ बनाने में काम आता है। लोग खेतों के चारों ओर पॉपुलर के पेड़ लगाते हैं। इससे खेतों का सीमांकन
तो होता ही है, साथ ही ये आजीविका के उत्तम स्रोत के रूप में भी उभर रहा है। इनके अलावा आंवला, आम, लीची और अमरूद के बाग भी हैं। कृषि के साथ लोग पशुपालन भी करते हैं। किसान पशु से प्राप्त दूध, घी को डेयरी में बेचते हैं। उद्योग, यह क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से बहुत विकसित है। यहाँ अनेक प्रकार के लघु, मध्यम एवं वृहत उद्योगों का विकास हुआ है। इन उद्योगों में सूती, ऊनी वस्त्र, चीनी, इंजीनियरिंग, कांच, गलीचा निर्माण, चमड़े के उत्पादन निर्माण, प्लास्टिक, रासायनिक निर्माण एवं खेल का सामान निर्माण आदि हैं। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में कानपुर, आगरा, अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, फिरोजाबाद और सहारनपुर आदि हैं। परिवहन, धरातल की एकरूपता और समतल होने के कारण यहाँ परिवहन मार्गों का जाल सा बिछा हुआ है। प्राय सभी सड़कें, बड़े नगरों से रेल यातायात की सुविधा भी उपलब्ध है। संपूर्ण मैदान में सार्वजनिक, औद्योगिक और व्यक्तिगत संचारों के साधनों का भी विकास हुआ है। क्षेत्र के प्रमुख शहर वायु परिवहन सेवा से जुड़े हुए हैं। जनसंख्या, इस क्षेत्र में कृषि विकास और औद्योगिकरण के कारण जनसंख्या का जमाव अधिक हुआ है। यहाँ सभी समुदाय के लोग रहते हैं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी खेत छोटे होते जा रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? क्षेत्र के गांवों से दो तरह का पलायन होता है। एक तरफ आजीविका के बेहतर अवसरों की तलाश में लोग रोज शहर आते जाते रहते हैं, वही समतल लोग उच्च शिक्षा और अन्य सुविधाओं के लिए पलायन कर रहे हैं। ये सभी लक्षण गंगा यमुना के मैदानों में आसानी से देखे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तटीय मैदानों में मानव जीवन। विश्व पटल पर एशिया महाद्वीप में विभिन्नताओं से भरा हमारा देश भारत स्थित है। इसे प्रकृति ने खास विशेषताओं से सुसज्जित किया है। यहाँ भौगोलिक, वानस्पतिक, जलवायविक, धरातलीय और सांस्कृतिक विभिन्नता दिखाई देती है। इस विविधता युक्त भारतीय उपमहाद्वीप के जहाँ एक ओर हिमालय सजग पहरी की तरह खड़ा है, तो दूसरी ओर प्रायद्वीप स्थित होने के कारण तीनों ओर जल राशि इनके दक्षिणी भाग को पोषित और पल्लवित करती है। भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में कई प्रकार की जैविक और मानवीय विभिन्नता पाई जाती है। यहाँ के पूर्वी पश्चिमी तटों का विभाजन निम्न अनुसार किया गया। पश्चिमी तटीय मैदान, काठियावाड़ तट, कोणक तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट और पूर्वी तटीय मैदान में उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट। भारत तटीय मैदान, काठियावाड़ तट, कोणक तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट और कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट। तो आप ये चित्र में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आइए अब हम विभिन्नताओं से युक्त मालाबार तटीय प्रदेश की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। यह प्रदेश भारत के पश्चिम तट पर गोवा से कन्याकुमारी तक एक सकरी पट्टी में फैला हुआ है, जो सामान्यतः 70 से 90 किलोमीटर चौड़ा है। इसके पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में पश्चिमी घाट में स्थित नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियाँ स्थित हैं। भौतिक दशाएं, मालाबार तट पश्चिमी तटीय मैदानों के दक्षिण भाग में स्थित हैं, जो एक संकीर्ण उपजाऊ मैदान है। इस तट पर कई तेंगुल पाए जाते हैं। बेबानाद इसी प्रकार का एक प्रसिद्ध लेंगुन है। इस मैदान के पूर्व की ओर पुरानी चट्टानों से बना पहाड़ी क्षेत्र जो पश्चिमी घाट से जुड़ा हुआ है। समुद्र के निकट होने के कारण प्रदेश की जलवायु अत्यधिक नम और सम, वर्ष भर इसका तापमान 25 डिग्री से 30 डिग्री के आसपास ही रहता है। वार्षिक तापांतर कम पाया जाता है। यहाँ
वार्षिक वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर तक होती है, जो जून से आरंभ होकर नवंबर तक रहती हैं। वनस्पति इस प्रदेश का 1/3 भाग वनों से ढका हुआ है। ऊंचे तापमान और अधिक वर्षा के कारण यहाँ संघनन सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ पर नारियल के वृक्ष अधिक मिलते हैं। इसके अतिरिक्त सागवान, सिलिकोना, साल, रबर, एबोनी, रोजवुड आदि वृक्ष भी पाए जाते हैं। आर्थिक क्रियाएं। मालाबार तट प्रदेश प्रमुख रूप से उन्नत कृषि प्रदेश है। कृषि व्यवसाय में लगभग आधी जनसंख्या लगी हुई है। उपजाऊ कोप और दोमट मिट्टी में कई फसलें पैदा की जाती हैं। मसालों की कृषि भी अधिक की जाती है। काली मिर्च, लौंग, इलायची, अन्य मसाले यहाँ अधिक पैदा किए जाते हैं। मैदानी भागों में नारियल, सुपारी, काजू आदि भी पैदा किए जाते हैं। पश्चिमी घाट के समवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में चाय, कॉफ़ी, रबर के उद्यान लगे हुए हैं। तट के निकट स्थित होने के कारण मछलियाँ पकड़ना भी एक प्रमुख व्यवसाय है। तटीय क्षेत्रों में नारियल के वृक्ष, मछलियाँ पकड़ते हुए लोग। यहाँ के तटीय मैदानों में आणविक खनिज, मोनोजाइट, जिरकम, थोरियम, भीतरी भागों में चीनी मिट्टी, चूना पत्थर, गार्नेट और ग्रेफाइट पाए जाते हैं। इस प्रदेश में नदियों का बहाव तेज है। अनेक स्थानों पर जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए बांध बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उद्योग। मालाबार मैदान में तेज से उद्योग धंधों का विकास हो रहा है। सूती वस्त्र, नारियल तेल, साबुन, साइकिल के पुर्जे, कांच और रासायनिक पदार्थों के निर्माण के कारखाने तिरुवनंतपुरम, अलवाई, कोझिकोड प्रमुख उद्योग नगर हैं। परिवहन। आवागमन के मार्गों की इस तरह से अच्छी सुविधा है। यहाँ सभी प्रकार के परिवहन साधनों, जल, थल, वायु परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ कई बंदरगाह भी विकसित हुए हैं, जैसे कोझिकोड, कोची, अलेप्पी, तिरुवनंतपुरम आदि। जनसंख्या। यह प्रदेश भारत के अत्यधिक घने बसे प्रदेशों में से एक है। अधिकांश जनसंख्या गांवों में तट के सहारे बसी हुई है। यहाँ रहने वाले मुख्य मलयालम एवं अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। मलयालम और अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। दोस्तों, शब्दावली प्रश्न देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? नदियों द्वारा बिछाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। बरसीम एक प्रकार की घास। पॉपुलर एक प्रकार का पेड़। लेंगून समुद्र के तट पर निक्षेपित से निर्मित खारे जल की झीलें को लेंगून कहते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। हमने इस अध्याय को बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ।